होते हैं तुम लोग उसको ना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो। मतलब तुमको ऐसा लगता है कि यार मुझे नहीं आता, मैं मंदबुद्धि पैदा हुआ, मैं डॉक्टर बन ही नहीं सकता। अरे क्यों नहीं बन सकते हो? सवाल देख रहे हो, सवाल कुछ नहीं है, बस तुमको समझ के सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या हाल चाल मेरे लाल पीले गुलाबी डॉक्टरों, आई होप कि सब बढ़िया होगा। तो भाई अभी तक हमने 8-9 चैप्टर तो लगभग निपटा दिए हैं, सब में मजा आया, अच्छा फीडबैक मिला, काफी अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ। भाई आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के 10 पीवाईक्यूज करने वाले हैं, ठीक है। 10 पीवाईक्यूज करने वाले हैं, जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है पीवाईक्यूज वाली। तो इसमें 10 पीवाईक्यू होंगे, एक फिर मैं आपको दूंगा होमवर्क, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये चैप्टर्स काफी टफ लगते हैं बच्चों को, क्योंकि इनके क्वेश्चंस झेलते नहीं है, फॉर्मूले बड़े टफ होते हैं। पर आपको एक सिंपल वे में मैं क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। अगर ये आप 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, 15 मिनट का वीडियो होगा, तो आपके इस चैप्टर से आने वाले नीट एग्जाम के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। चलिए फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना। कह रहा मेटल क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज चार्ज्ड विद 6 माइक्रोकूलम। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द क्यूब इज। अब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है वो होता क्या है, बेसिकली वो होता है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। अब चूंकि ये क्यूब है तो क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है, वो होता है 6a²। निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 6 इंटू साइड कितना दे रखा है, साइड दे रखा है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मतलब 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करेंगे। और इसका हो जाएगा एरिया, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 का स्क्वायर हो गया 25 इंटू 10⁻⁻4। क्या हो गया 25 इंटू 6 कितना हो गया, 25 इंटू 6 हो गया 150 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया। चलो अब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से ये कितना आ जाएगा, चार्ज कितना दिया है, चार्ज दिया है 6 माइक्रोकूलम, यानी 6 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई चार्ज। हमारा एरिया कितना आया, सरफेस एरिया 150 इंटू 10⁻⁴। अब देखो क्या होगा, ये 10⁻4 ऊपर जाएगा, तो 6 इंटू 10⁻⁻6 -6, ये 10⁻⁻4 ऊपर गया तो हो गया 10⁻+4 डिवाइडेड बाई 150। 6 इंटू 10⁻2, क्योंकि 4 कैंसिल हो गया, नीचे आया 150। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, तो देखो ये एक जीरो से क्या हो गया, एक जीरो ये भी ऊपर चला गया तो -3 हो गया, और ये है 6 तो कैंसिल हो जाएगा। क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देता हूँ, इसको 60 कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, और ये जीरो ऊपर चला जाएगा, ये -4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15, 15 चौको 60, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -4 क्या हो गया कूलम मीटर इनवर्स 2, 4 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, ये देखो ऑप्शन डी जो है कलेक्ट हो जाएगा। ये कैलकुलेशन था, बेसिकली तुमको मेन ये फॉर्मूला लगाना था सरफेस चार्ज डेंसिटी का, जो तुमने लगा दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्त, अगला सवाल कह रहा है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है V बराबर के क्यू अपॉन आर। यहाँ पर के क्या है, के है 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। वैल्यूज हमारे पास दी हैं, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। के की वैल्यू हो गई 9 × 10⁹ हमारे पास चार्ज दे रखा है, चार्ज दिया है 4 × 10⁻⁷ एंड हमें आर दे रखा है 9 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 9 × 10⁻⁻2 मीटर। 9 से 9 कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं ये देखो ये 7 है और ये 9 है, तो कितना बचा पावर, यहाँ बचा 2, हो जाएगा 4 × 10⁻2, और ये नीचे है 10⁻2, ये 10⁻2 ऊपर जाके 10⁻+2 हो जाएगा 4 × 10⁻2, ये पावर जब ऊपर जाएगी तो 10⁻+2 हो जाएगी। टोटल आंसर आ गया 4 × 10⁻4 वोल्ट। 4 × 10⁻4 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, डी वाला ऑप्शन मैच हो रहा है दोस्त, समझ आया। देखो बड़े सिंपल सवाल होते हैं, तुम लोग उसको ना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो। मतलब तुमको ऐसा लगता है कि यार मुझे नहीं आता, मैं मंदबुद्धि पैदा हुआ, मैं डॉक्टर बन ही नहीं सकता। अरे क्यों नहीं बन सकते हो, सवाल देख रहे हो, सवाल कुछ नहीं है, बस तुमको समझ के सॉल्व करना है, ठीक है। अगला सवाल देखो, और ये सब पीवाईक्यूज है, इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि तुमको ये फील हो, लग जाए कि हाँ कैसे सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। तुम मंदबुद्धि नहीं हो, तुम बहुत चालाक हो, समझो अपने आप की काबिलियत पहचानो। कह रहा है 12 पीएफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट बैटरी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो स्टोर होती है उसका फॉर्मूला होता है, तुम फॉर्मूला याद ही नहीं रखते हो, 1/2CV²। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुम्हारे, ठीक है। कौन सा जेई का एग्जाम है जो बहुत टफ पूछा जा रहा है, फॉर्मूला बेस्ड है सारा। देख लो कैपेसिटेंस कितना दिया है, हो गया 12 × 10⁻⁻12, है ना। फिर वोल्टेज कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 50, हो गया 50 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो तो ये हो गया पहले तो तुम्हारा 6 × 10⁻12, और ये हो गया तुम्हारा 2500
25 इंटू 6 हो गया 150 और ये हो गया 10 की पावर माइनस 10, ये दो पावर कैंसिल हो गया। अब यहाँ से जो एनर्जी आया है इसको हम लिख सकते हैं 15 इंटू 10 की पावर माइनस 9 लिख सकते हैं जूल। अब 10 की पावर माइनस 9 को आप नैनो भी तो बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 15 नैनो जूल। ये हो जाएगा आपका एनर्जी 15 एनजे। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन ए मैच हो रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्त करेक्ट। ठीक है, आराम से इत्मीनान से इसलिए बता रहे हैं ताकि तुमको सारी क्लैरिटी हो, किसी प्रकार का कोई संशय ना हो। अगला सवाल देखो, एकदम साधारण तरीके से क्या कह रहा है, कह रहा है द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद चार्ज क्यू एंड द पोटेंशियल डिफरेंस वी डिपेंड्स ऑन। कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो कैसे निकालते हैं, वो होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्या यहाँ कहीं भी आपको चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस भी दिख रहा है इस फॉर्मूले में? नहीं दिख रहा है। तो भाई कैपेसिटेंस चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। कहीं नहीं समझते हो तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करता है सिर्फ ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर पे। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है देखो दोस्त, द स्टेडी स्टेट करंट इन द सर्किट एज शोन बिलो। देखो तुमको ना कुछ वर्ड्स होते हैं कीवर्ड्स, वो तुम्हें क्वेश्चन में मार्क करने होते हैं। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है कि ये जो हमारा कैपेसिटर है ये कंप्लीटली चार्ज होगा, है ना। स्टेडी स्टेट का मतलब है ये कैपेसिटर हमारा कंप्लीटली चार्ज होगा और वो अपने अंदर से कोई भी करंट नहीं फ्लो होने देगा। अपने अंदर से ये कोई भी करंट फ्लो नहीं होने देगा तो फिर ये जो सर्किट, ये बीच वाला जो हमारा आर्म है ये तो गया। फिर ये जो हमारा सर्किट है कुछ इस प्रकार से मॉडिफाई हो जाएगा स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए, क्योंकि कैपेसिटर फुली चार्ज है, अपने अंदर से करंट फ्लो ही नहीं होने दे रहा है। तो हमारा सर्किट कुछ इस प्रकार से ये बन जाएगा। ये 2 ओम वाला रजिस्टर रहेगा, ये 3 ओम वाला रजिस्टर रहेगा और ये हो गया आपका 10 वोल्ट का बैटरी। ये इसमें कन्वर्जन हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि करंट मुझे निकालना है। करंट कितना हो जाएगा? करंट हो जाएगा 10 यानी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? सीरीज में है तो 3 2 5 हो जाएगा, 5 ओम, और करंट यहाँ से मेरा निकल के आ जाएगा 2 एम्पियर। बड़ा सिंपल सा था, इतने में सवाल सॉल्व हो गया। बस अगर तुमने स्टेडी स्टेट का मतलब समझ लिया होता तो। कंप्लीटली चार्ज, नो करंट फ्लो, कंप्लीटली चार्ज, नो करंट फ्लो। ये हो गया भाई साहब तुम्हारा सवाल नीट 2024 का। तुमको देखे चला गया नंबर। ऑप्शन सी 2 एम्पियर सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है थिन स्फेरिकल शेल इज चार्ज्ड बाय सम सोर्स, द पोटेंशियल डिफरेंस एट द 2 पॉइंट सी एंड पी एज शोन इन द फिगर इज। बहुत सिंपल है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर। एक तो ये होता है और एक ये होता है के क्यू अपॉन आर ड्यू टू द थिन स्फेरिकल शेल। इसका मतलब क्या है सर? तो आर जो है वो जिस पॉइंट पर आप क्या निकालना चाहते हो, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड आर क्या है? आर इज अ रेडियस, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द शेल, और ये आर वो पॉइंट है जहां पर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो। तो अगर हमारा पॉइंट इस शेल के बाहर लाई करता है, यानी स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर है, तो फिर आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। और अगर आपका जो पॉइंट है या तो वो उस स्फेरिकल शेल के ऊपर हो या उसके अंदर है, यानी अगर हमारा आर स्फेरिकल शेल के ऊपर या उसके अंदर है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब देखो हमारा पॉइंट पी कहां पर है? शेल के ऊपर है, और जो हमारा पॉइंट सी वो तो सेंटर में यानी शेल के अंदर है। तो इन दोनों ही पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकालने के लिए किस फॉर्मूले का यूज करेंगे? दोनों ही पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए हम फॉर्मूले का यूज करेंगे के क्यू बाई आर। चार्ज चूंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज सेम रहेगा, आर क्या है? रेडियस सेम रहेगा, यानी जो आपका पॉइंट सी का पोटेंशियल है वही पॉइंट पी के पोटेंशियल होगा। दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल आप इसी से निकालेंगे, इसी फॉर्मूले से। या तो वो सेल पे है या सेल के अंदर है, तो पोटेंशियल दोनों का सेम होगा। और हमसे पूछा है कि पॉइंट सी और पॉइंट पी के पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा। भाई दोनों का जब पोटेंशियल सेम है तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। बस तुम्हें ये दो कंडीशंस याद रखनी थी, एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना था और एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना था। अगर तुम्हें याद होता तो तुमको फ्री फोकट के नंबर मिल जाते हैं। डी 0 करेक्ट हो जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ो, अगला सवाल देखो। कह रहा है कि दो स्टेटमेंट दिए हैं, असर्शन एंड रीजन, पढ़ो और सॉल्व करो। कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी एक्सियल पॉइंट एंड 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डायपोल मोमेंट p वेक्टर ऑफ अ मैग्नीट्यूड ये। भाई आपको कह रहा है कि डायपोल मोमेंट की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे निकालते हैं? तो डायपोल मोमेंट की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है किसी एक्सियल पॉइंट पे वो होता है k p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर k क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। p क्या है? ये है आपका डायपोल मोमेंट, और cos थीटा यानी आप एक्सियल पॉइंट पे निकाल रहे हो तो वहां पर एंगल हो गया। फिर क्या बचा? r यानी आप किस डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं। तो देखो अगर एक्सियल पॉइंट पे है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री होगी या थीटा की वैल्यू होगी 180 डिग्री। दोनों ही केसेस में मैं v निकाल लेता हूँ। देखो v निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? k कितना है? 9 इंटू 10 की पावर 9। p हमको दे रखा है, p का मैग्नीट्यूड हमको दे रखा है 4 इंटू 10 की पावर -6।
अब देखो cos जीरो कितना होता है, cos जीरो होता है 1, ये हो गया भाई साहब 1 अपॉन आर स्क्वायर कितना है 2, 2 का स्क्वायर बोले तो 4, ये 4 से 4 कैंसिल, और यहाँ पर मेरा जो v आया वो कितना आ गया भाई, ये देखो 9 और ये पावर कैंसिल हो गया, 6 माइनस 6 और प्लस का 9 है तो बचा 3, यानी 9 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट। ठीक है, ये आ गया प्लस का। जब मैं थीटा की वैल्यू 180 डिग्री लेता हूँ उस कंडीशन में मैं v निकालता हूँ तो क्या होगा 9 इंटू 10 की पावर 9, p कितना दिया है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, cos 180 कितना होता है माइनस 1 अपॉन r का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से जब मैं v की वैल्यू निकालता हूँ तो होता है माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट, यानी प्लस माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट, ये वोल्टेज मेरा बिल्कुल सही है। इट मींस असर्शन इज बिल्कुल करेक्ट। रीजन पढ़ता हूँ, रीजन कह रहा है v बराबर प्लस माइनस 2p अपॉन मतलब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा k 2p अपॉन r स्क्वायर, फॉर्मूला हमको बता रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का नहीं, पर वो तो kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर होता है, यहाँ तो फॉर्मूला ही अलग बता रहा है, बोले तो रीजन गलत हो गया, असर्शन सही रीजन गलत, ऑप्शन देखिए कौन सा है, असर्शन सही रीजन गलत, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल तुमको करवाते हैं। अगला सवाल कह रहा है इन द फॉलोइंग सर्किट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी इज। अब अगर मैं देखूं जरा ध्यान से तो क्या ये ब्रिज वाली कंडीशन बन रही है, पर्टिकुलरली कौन सा, व्हीटस्टोन ब्रिज। देख लो ये रेशियो, अगर व्हीटस्टोन वाली ब्रिज बन रही है तो फिर ये जो मिडिल में लगा हुआ कैपेसिटर है इसको आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे कोई भी फर्क नहीं डालेगा। व्हीटस्टोन वाली क्या बन रही है, कंडीशन बन रही है। तो जो हमारा सर्किट है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, जो हमारा सर्किट है वो चेंज हो गया। अब बीच वाले को हमने हटा दिया क्योंकि उसका कोई यहाँ पर रोल नहीं है। ठीक है साहब, समझ में आ गया। ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया। अब देखो 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, ठीक है भाई साहब लिख देता हूं। अब देखो ये रेजिस्टेंस की तरह नहीं होता है, तुम्हें पता है ना कि रेजिस्टेंस की तरह नहीं होता है, सीरीज में हो तो जोड़ दो, पैरेलल में हो तो क्या होगा रेसिप्रोकल करो, नहीं उसका जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है, ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो इनकी जगह मैं एक लगा सकता हूँ इक्विवेलेंट, नीचे वाले दोनों को जोड़ के इनकी जगह मैं एक लगा सकता हूँ इक्विवेलेंट। पर तुमको अगर सॉल्व करना आता हो तो ये कैसे जोड़ते हैं, रेसिप्रोकल में, रेसिप्रोकल में आप जोड़ोगे और ये दो माइक्रोफैरड के दो कैपेसिटेंस है, इनकी जगह मैं एक लगाऊंगा तो वो एक 1 माइक्रोफैरड का आ जाएगा। सिमिलरली नीचे 1 माइक्रोफैरड का आ जाएगा, और जब पैरेलल में होते हैं इनका इक्विवेलेंट निकालते हैं तो हम क्या कर देते हैं, डायरेक्टली इनको जोड़ देते हैं, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 माइक्रोफैरड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, 2 माइक्रोफैरड कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ए वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, ए वाला इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, सिंपल सा हो गया। अगला सवाल देखो, कह रहा है द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए बैटरी आर मूव क्लोज टू ईच अदर। तो देखो भाई साहब, जो कैपेसिटेंस होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है किस पे, इस पे, ठीक है, डायमेंशन पे। अब डिस्टेंस जब हम घटा रहे हो तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस अगर बढ़ेगा तो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर क्यू बढ़ रहा है तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज ये भी बढ़ जाएगा। एनर्जी कैपेसिटी स्टोर क्या हो जाएगा, एनर्जी जो है स्टोर करने की कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वो भी क्या होती है 1/2 सी वी स्क्वायर होता है, सी आपका बढ़ रहा है, एनर्जी भी स्टोर जो है बढ़ जाएगी। तब देखो जो जो बढ़ रहा है, चार्ज स्टोर इन इट इंक्रीज हो जाएगा, एनर्जी स्टोर इन इट डिक्रीज हो जाएगा, गलत, इट्स कैपेसिटेंस जी हाँ इंक्रीज हो जाएगा, द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल रिमेन्स द सेम, नहीं चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज चेंज हो रहा है तो सेम नहीं रहेगा। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीज, हाँ जी इंक्रीज हो जाएगा, तो ए सी और ई जो है इंक्रीज हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ए बी ई गलत, ए सी ई ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए सी और ई जो है बढ़ जाएंगे। ठीक है, सब हो गया, समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय कनेक्टिंग इट टू अ बैटरी थ्रू अ रेजिस्टर, इफ आई इज द करंट इन द सर्किट देन इन द गैप बिटवीन द प्लेट्स। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसके लिए तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा चाहिए। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसके लिए तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा ही चाहिए, अगर नहीं होगी तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। देखो जरा ध्यान से, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको हम चार्ज कर रहे हैं किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करके, तो ठीक है, इसको एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करके हम चार्ज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, प्लेट्स पर क्या होगा, चार्ज आ जाएगा। एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, प्लेट्स पर चार्ज आ जाएगा, ठीक है। पर बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, तो कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये एक इंसुलेटिंग मीडियम है, ये एक इंसुलेटिंग मीडियम है, ठीक है साहब। बीच में कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, हमें ये बात पता चल गई, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स में करंट फ्लो होने की वजह से प्लेट्स पर चार्ज आ रहा है, और जिसकी वजह से बीच में तो कोई करंट नहीं फ्लो हो पाएगा क्योंकि इंसुलेटिंग मीडियम है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैक्सवेल इक्वेशन ये कहता है कि किसी डाइलेक्ट्रिक जो है अगर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता है तो
मैक्सवेल इक्वेशन ये कहता है कि किसी डाइलेक्ट्रिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता है तो उसमें एक डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाता है, आईडी एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, पढ़े हो ना। डिस्प्लेसमेंट करंट मैक्सवेल इक्वेशन कहती है कि अगर किसी डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता रहता है तो ड्यू टू दिस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें एक डिस्प्लेसमेंट करंट आ जाता है। और चूंकि ये क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, तो ड्यूरिंग चार्जिंग जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो आपके मेन करंट के बराबर होता है ड्यूरिंग द चार्जिंग। इसका मतलब इस गैप में कोई भी फिजिकल चार्जेस का मूवमेंट नहीं हो रहा है, इस गैप में कोई भी फिजिकल चार्जेस का मूवमेंट नहीं हो रहा है। सो विदाउट द मूवमेंट ऑफ एनी फिजिकल चार्ज इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। सो देयर इज नो करंट, गलत। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लो इन द सेम डायरेक्शन, हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पे फ्लो होने लगेगा, बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलो अब ये तुम्हारे लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, यानी अभी सॉल्व करके आपको अभी के अभी इसका आंसर बताना है। कह रहा है ये देखो, ई डॉट ds वेक्टर जो है जीरो हो रहा है, बोले तो फ्लक्स जीरो हो रहा है इस कंडीशन में, देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सरफेस पर, है ना। ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरी, जो भी फ्लक्स लाइन इंटरसेक्टिंग इज एंटरिंग सरफेस मस्ट इक्वल टू द फ्लक्स लाइन लीविंग इट। ये आपके ऑप्शन है, बताओ इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय डॉक्टरों।